नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, जब नेताओं की जुबान लड़खड़ाती है तो कैसे सियासी तूफान आ जाता है। इसकी बानगी आज संसद में देखने को मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में मीडिया से बात करने के दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी की जुबान क्या लड़खड़ाई, देश की सियासत में भूताल आ गया। अधीर रंजन की हिंदी अच्छी नहीं है, ये बात सब जानते हैं, बंगाल से आते हैं। अधीर रंजन अनजाने में राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर गए, ऐसा अधीर रंजन चौधरी का कहना है, उनका दावा है। मगर सत्ता पक्ष मानने को तैयार नहीं है। बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। जीएसटी जैसे मुद्दे पर हावी विपक्ष को पीछे धकेलने का मौका मिल गया। अधीर रंजन के बयान पर जारी घमासान के सियासी मायने क्या हैं, यह मैं आपको दिखाऊंगा भी और आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। संसद के अंदर हंगामा, संसद के बाहर हंगामा। मॉनसून सत्र के 9 दिन पूरे हो गए। संसद में कामकाज पर हंगामा ज्यादा हो रहा है। हंगामे की वजह से सांसदों के निलंबन का सिलसिला लगातार जारी है। आज 3 सांसद फिर से निलंबित हुए हैं। निलंबित सांसदों का संसद परिसर में 50 घंटे वाला धरना प्रदर्शन जारी है। यह माननीय है जो मानने को तैयार नहीं है। वहीं कोलकाता के कैश कांड पर पूरे देश की नजर है। लगातार मिल रही नोटों की गड्डियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। कैश का कनेक्शन किस किस नेताओं से है? अर्पिता मुखर्जी के पास कैसे आया इतना सारा कैश? ममता बनर्जी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चटर्जी के पास से मिलने वाले कैश का टीएमसी से क्या कोई कनेक्शन है? यह बात किसी को हजम नहीं हो रही। ईडी की टीम अलग परेशान है। अर्पिता के नए नए घर का पता मिल रहा है। नए घरों के कमरे में लगातार नोट मिल रहे हैं। कमरों में छुपा हुआ कैश लगातार तलाशना पड़ रहा है। कमरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैश का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलकाता कैश कांड का क्या है आज ताजा अपडेट, यह भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। कांग्रेस देश का सबसे पुराना सियासी दल है। सियासत में अनुभव बहुत काम आता है। कांग्रेस जैसे पुराने दल के बड़े अनुभवी नेता ऐसी गलती करने लग जाएं तो क्या कहा जाए। कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का पदनाम ही बदल दिया। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान को मानवीय भूल करार दिया है। अधीर रंजन चौधरी से गलती से गलत शब्द मुंह से निकल गया, यह उनका दावा है। क्या वास्तव में कांग्रेस के नेता से यह गलती हो गई या जानबूझ के की है? कोई माने ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और अधीर रंजन जैसे नेताओं को घेरने में लगी है। लगातार उनसे माफी की गुजारिश कर रही है। बार बार उनके बयान को लेकर उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। और आज जो संसद में देखने को मिला वो आजादी के बाद कहीं नहीं देखा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करा। अधीर बयान पर सियासी घमासान।
मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करा। अधीर की माफी बिल्कुल नहीं काफी। राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र की नफासत तो इसी में है कि सोच के बोला जाए, न कि बोलकर सोचा जाए। राष्ट्रपति जी के घर जाके बात करके उनको अगर कोई चोट पहुंची, मैं खुद राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, ये पाखंडियों से नहीं। बावजूद इसके कभी कभी सियासतदान इतने अधीर हो जाते हैं कि तंज कसने से बाज नहीं आते, फिर चाहे बात देश के प्रथम नागरिक की ही क्यों ना हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का स्थान संविधान ने संसद तय किया है। जनहित के मुद्दे पर बात करने के लिए पक्ष विपक्ष के बहस की रवायत आजादी के बाद से ही चली आ रही है, लेकिन इसी संसद के कुछ सदस्य बात बात और सियासी अदावत में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि राष्ट्रपति पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते। देश के प्रथम नागरिक के पद पर हाल ही में द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन हुआ है। आजादी के 75 साल बाद देश के सामने ऐसा मौका आया जब आदिवासी समाज से कोई शख्सियत देश के सबसे बड़े पद पर पहुंची है। इस पर गर्व करने के बजाय कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक निजी चैनल से बातचीत में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन कुछ ऐसा कह गए कि बीजेपी की भौहें तन गई। कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी को अपने किए का एहसास नहीं है। अधीर रंजन चौधरी अपनी गलती तो मान रहे हैं, लेकिन बिना शर्त नहीं, और शर्त भी ऐसी जिससे सियासी पारा और गर्मा जाए। अगर परसों समय मिलेगा, मैं खुद महामहिम राष्ट्रपति जी के घर जाके बात करके उनको अगर कोई चोट पहुंची, मैं खुद राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा। ये पाखंडियों से नहीं, जो पाठ ज्ञान की पाठ पढ़ रही है, ये सारे पाखंडियों हैं। सारे महिला को अपमान करने में ये माहिर है। अधीर रंजन चौधरी की सियासत को समझने वाले लोग जानते हैं कि वो कितनी जल्दी अधीर हो जाते हैं, फिर चाहे बात संसद की हो या संसद से बाहर की। पता नहीं कौन पागल कुछ कहे यार, हर पागल की बात पे जवाब दे रहे हैं, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। जो महात्मा गांधी सारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे दुनिया को पीड़ित लोगों को नेता है, सारे दुनिया जिनको पूजा करते हैं, आज वो महात्मा गांधी को यहाँ गाली दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को ये कहते हैं कि सत्ता के हो, ये नाटक था सर, ये रावण की औलाद, ये रावण की औलाद है। अधीर रंजन चौधरी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश में सांसदों के निलंबन और सोनिया गांधी से ईडी के सवालों पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है और पूरी तरह से हमलावर है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का एक बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। अधीर रंजन चौधरी ने बहुत हल्के फुल्के में जो कह रहे थे कि छोटी बात है, इसको बीजेपी इसको मसाला क्रिएट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ द मोल। इस तरह का हल्का टिप्पणी करके राष्ट्रपति का गरिमा को जो उन्होंने चोट पहुंचाया है, उसके लिए सिर्फ अधीर रंजन चौधरी नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी, उनके प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूरा देश को माफी मांगना चाहिए।
अधीर रंजन चौधरी से गलती हुई, ये बात खुद अधीर रंजन भी मान चुके हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बीजेपी पूरे मुद्दे को तूल दे रही है तो कांग्रेस भी अपने नेता के बचाव में खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी जब अपोजिशन पार्टी में थी तो उन्होंने हंगामा भी किया और उसका समर्थन भी कर लिया कि हंगामा करना भी एक लोकतंत्र का भाग है, इट्स ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे बोलने वाले लोग हमको बोल रहे माफी मांगे। बयान पर विवाद हिंदुस्तान की सियासत का बहुत पुराना शगल है और ऐसा भी नहीं कि विवादित बयान सिर्फ किसी एक दल से ही आते रहे हों। ये बात अलग है कि इस बार का बयान महिला राष्ट्रपति पर आया है, जो किसी भी मायने में जायज नहीं ठहराया जा सकता। भले ही अधीर रंजन चौधरी माफी के बाद कह रहे हों, लेकिन क्या ये माफी महामहिम के अपमान के मामले में काफी है? ये आज की तारीख में सबसे सुलगता सवाल है, क्योंकि हर बात पर सियासत देश हित में तो बिल्कुल नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और ये पहला मौका नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो ऐसे बयान दे चुके हैं। मौजूदा विवादित बयान उन्होंने राष्ट्रपति पर दिया है, जिस पर सियासी संग्राम मच गया है। अधीर रंजन चौधरी भले ही जुबान फिसलने की बात कह रहे हों, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया। मैं आपको बताता हूं कि अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सियासत कैसे सुलग रही है। स्क्रीन पर आइए। अधीर रंजन चौधरी की ने कहा कि जुबान फिसल गई थी, लेकिन निर्मला सीतारमण कह रही हैं उनकी जुबान फिसली नहीं है। ये बयान के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बीजेपी बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है, जबकि निर्मला सीतारमण का कहना है कि राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी बयान पर पलटवार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अधीर रंजन ने ग्रामेटिकल गलती की है। स्मृति ईरानी का बयान है कि कांग्रेस राष्ट्रपति का उपवास बना रही है। यानी नेताओं के बीच जुबानी जंग बहुत तेज होती जा रही है। अधीर का बयान इरादतन नहीं है, खड़गे साहब का यह कहना है, कांग्रेस के दिग्गज नेता। लेकिन स्मृति ईरानी का कहना है कि कांग्रेस ने उन्हें कठपुतली कहा है। यानी बयान एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं और दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते आज संसद में बहस भी हुई। और किस तरीके से उस बहस को शांत किया, यह पूरे देश से छुपा नहीं। राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इतने सारे पैसे, नोटों के बंडल कहां से मिल रहे हैं, कहां से इकट्ठे किए गए, इसके पीछे कौन कौन नेता हैं। सड़क से लेकर संसद में हंगामा हो रहा है। सांसद निलंबित किए जा रहे हैं। निलंबित किए गए सांसद संसद में धरने पर हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। देश की नजर संसद पर है। देश इंतजार कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी पर चर्चा होगी। जनता को राहत मिलेगी। समाधान पर मंथन होगा। मगर संसद है, चलने को तैयार नहीं है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। संसद सुर्खियों में है, चर्चा के लिए नहीं, हंगामे के लिए। संसद में चल रहे धरने के लिए संसद परिसर में निलंबित सांसद 50 घंटे का धरना दे रहे हैं। निलंबित सांसदों का यह धरना लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, मगर संसद का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो रखा है। कई बिल पेंडिंग है जो पास होने हैं। देश को इंतजार है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सांसदों का रिले धरना चल रहा है। चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो।
सांसदों का आरोप है कि सत्ता पक्ष इन्हें संसद में बोलने नहीं दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी जैसे जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर संसद में बहस करवाने से पीछे हट रही है सरकार। संसद में जब इन सांसदों ने सत्ता पक्ष पर दबाव बढ़ाया तो इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कोई और रास्ता नहीं दिखा तो विपक्ष के सांसदों ने कुछ इसी अंदाज में अपने 50 घंटे का रिले धरना शुरू कर दिया। बुधवार 11 बजे से सांसद गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठे। 50 घंटे का टारगेट है, यानी शुक्रवार 1 बजे तक धरना जारी रहेगा। 30 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन सांसदों का जोश हाई है। बीच में बारिश आई तो गैलरी में आकर बैठ गए। नारेबाजी जारी है, माननीयों की तरफ से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाना जारी है। सत्र शुरू होने के पहले हर बार बकायदा लेटर जारी किया जाता है। संसद भवन में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, ये बात माननीयों को बताया जाता है। पिछले साल भी ऐसा ही लेटर जारी किया गया था। इस बार भी 18 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के पहले 15 जुलाई को सेक्रेटरी जनरल की तरफ से संसद परिसर में प्रदर्शन नहीं करने संबंधी लेटर जारी किया गया था। लेटर में कहा गया, संसद भवन के परिसर में कोई भी सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसके साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित नहीं हो सकेगा। सदस्य गणों से सहयोग अपेक्षित है, पीसी मोदी, सेक्रेटरी जनरल। लेकिन मांगता कौन है? माननीयों के मन में आया कि इस बार कुछ अलग किया जाए। कोई मना कर रहा है, कोई संसद के सम्मान की दुहाई दे रहा है, तो क्या हुआ? सियासत जरूरी है, चलो कुछ नए अंदाज में सियासत चमकाई जाए। और फिर क्या था, संसद परिसर में ही 50 घंटे का मैराथन धरना शुरू हो गया। सांसदों ने लगातार प्रदर्शन जारी रखने के लिए बाकायदा रोस्टर बनाया हुआ है। इसी के तहत करीब 6 सांसद बारी बारी से धरना दे रहे हैं। मूल्य वृद्धि लज्जा लज्जा लज्जा, मूल्य वृद्धि लज्जा लज्जा लज्जा। विरोध कर रहे सांसदों ने टेंट की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है कि संसद परिसर में इस तरह के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। इतना जरूर किया, प्रदर्शन कर रहे सांसदों को बाथरूम और पब्लिक लाइब्रेरी के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। बुधवार से धरने पर बैठे निलंबित सांसदों में 7 टीएमसी के, 6 डीएमके के, 3 तेलंगाना राष्ट्र समिति के, 2 सीपीआई एम और एक सांसद आम आदमी पार्टी और सीपीआई के हैं। इसके साथ ही लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के 4 सांसद भी इस धरने में शामिल हो गए। मानसून सत्र के दौरान पूरा देश जब टकटकी लगाए संसद की ओर देख रहा है, उम्मीद कर रहा है हमारे माननीय सांसद बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी का नया स्लैब जैसे मुद्दों पर बात करेंगे, सरकार को इन मुद्दों पर घेरेंगे। इन मुद्दों पर सरकार का क्या तर्क है, विपक्ष के पास उसकी क्या काट है। संसद में सार्थक बहस होगी तो समाधान की उम्मीद भी जगेगी, जनता को राहत मिल सकेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 9 दिन हो गए हैं, संसद के अंदर हंगामा जारी है। संसद के बाहर धरने पर बैठे सांसदों की तस्वीरें वायरल हैं। इसी के साथ वायरल हो रहा है धरने में बैठे सांसदों के खाने का मेन्यू। धरने पर बैठे सांसदों ने नाश्ते में इडली सांभर लिया। रात के खाने में दाल, रोटी, पनीर, चिकन तंदूरी की व्यवस्था दिखी। स्वीट डिश में गाजर के हलवे की चर्चा है।
साथ में फलों और सैंडविच की भी व्यवस्था है। इतना तो देश देख ही चुका है। जब भी सवाल मजबूती के साथ सरकार को घेरने का हो तो विपक्ष में तालमेल का अभाव जरूर दिखता है। लेकिन धरने पर बैठे सांसदों को खाने पीने की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहे। सभी पार्टियों ने मिलकर मोर्चा संभाल लिया है। मोटे तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी डीएमके के पास है, टीआरएस के पास लंच की जिम्मेदारी है, आपने डिनर का जिम्मा ले रखा है, स्नैक्स में फल और सैंडविच की व्यवस्था टीएमसी की तरफ से है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी धरना स्थल पर पहुंचे। सांसदों से धरना खत्म कर घर जाने और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का आग्रह किया था, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने और धरना जारी रखा। सत्ता पक्ष अपनी जगह अड़ा हुआ है। हंगामा करने की वजह से निलंबित सांसदों से माफी मांगने की बात कर रहा है, लेकिन विपक्ष भी अड़ा हुआ है। निलंबित सांसद माफी मांगने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं, पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस है, जो प्राइस राइस का ऊपर में बस होना चाहिए बोल करके जब पार्लियामेंट के फ्लोर में हम लोग बोला तो हम लोग क्या गुनाह किया है? इसमें तो कोई गुनाह का बात नहीं है। वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो पब्लिक का ग्रीवेंसेस का बात अगर पार्लियामेंट में बोलने से हम लोग का गुनाह होगा तो क्यों माफ़ी मांगेंगे? तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आज माने पूरा देश में प्राइस राइस का इतना माने बढ़ गया है। गरीब लोग दूध में बोलिए, चावल में बोलिए, मूरी जो मूरी खाता है ना उसमें भी जीएसटी लगा दिया है। ये कितना गुनाह किया है? माफी मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आज वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हत्या करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सवाल उठा रहे थे, हम लोग एक ही बात बोल रहे थे कि 267 में हम लोग ने नोटिस भी दिया है कि डिस्कशन करें प्राइस राइस के ऊपर, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है, पूरा देश का इशू है, गरीबों का इशू है और हम सब इन्वॉल्व है, अफेक्टेड। तो लोगों का जो मांग वो हम लोग पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ एक डिबेट ही मांग रहे थे और कुछ नहीं। पर हर दिन ही हम देख रहे थे कि हम लोग को वो लोग हमारी आवाज़ को दबाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे और इसलिए हम लोग को सस्पेंड किया गया है। तो हमारा प्रोटेस्ट बाहर जारी है, 50 घंटे की प्रोटेस्ट हमारा जारी है। बड़ी अजीब बात है। मैं तो कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार से और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कि आप लोग माफ़ी मांगिए गुजरात के लोगों से, आप लोग माफ़ी मांगिए देश के लोगों से। 27 साल से जिस बीजेपी का राज गुजरात में है वहाँ पर 55 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। मैं तो उस पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, आपने मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। आप इस्तीफा लीजिए गुजरात के मुख्यमंत्री का। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो महंगाई के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष बस हंगामा किए जा रहा है। इसी खींचतान में 9 दिन का समय गुजर चुका है। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर सार्थक बहस की बात तो दूर है, संसद में हंगामा जारी है, सांसदों का निलंबन जारी है। सोमवार से शुरू हुआ सस्पेंशन का सिलसिला लगातार जारी है। वीरवार को भी 3 सांसदों का निलंबन हुआ। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सांसदों के आचरण को असंसदीय माना। तीनों सांसदों ने जिस तरह वेल में पहुंचकर तख्तियां लहराई, नारेबाजी की, इसे चेयरमैन का अपमान मानते हुए तीनों सांसदों को नियम 256 के तहत निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता, संदीप कुमार पाठक हैं। निर्दलीय सांसद अजीत कुमार को भी निलंबित किया गया है। ये निलंबन 1 सप्ताह के लिए किया गया है। सांसदों के निलंबन का सिलसिला 25 जुलाई यानी सोमवार से जारी है। सोमवार को संसद में महंगाई, जीएसटी के मुद्दे पर हंगामा करने की वजह से कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित किया गया।
कांग्रेस के सस्पेंड किए गए सांसद मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और टीएन प्रतापन हैं। मंगलवार को भी संसद में सांसदों का हंगामा जारी रहा, सांसदों का निलंबन जारी रहा। मंगलवार यानी 26 जुलाई को 19 सांसदों को सस्पेंड किया गया। बाद में बुधवार को इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का नाम भी शामिल हुआ। इस तरह से 6 पार्टियों के 20 माननीय हंगामा करने की वजह से सदन से बाहर हो गए। मंगलवार को टीएमसी के 7 सांसद, डीएमके के 6 सांसद, टीआरएस के 3, सीपीआई-एम के 2 और सीपीआई के 1 सांसद सदन से बाहर किए गए। बुधवार को इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का नाम भी जुड़ा। इस तरह आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद आज की तारीख में सदन से बाहर हो चुके हैं। अब सभी निलंबित सांसद जो सदन के बाहर बैठे हैं अपने अंदाज में अपनी बात उठा रहे हैं। देश की आम जनता इनके इस अंदाज से कितनी प्रभावित होती है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। पिछले 6 दिनों में 2 फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक मिल चुकी है। दूसरे फ्लैट से ईडी को बेशुमार दौलत हाथ लगी है। मैं आपको बताता हूं कि ईडी के दूसरे फ्लैट्स कहां से नोटों का अंबार मिल रहा है और अभी मिलना बाकी है। स्क्रीन पर लाइए जरा देखिए, ये गुमनाम चेहरा था पश्चिम बंगाल का। ऐसे बहुत कहानियां आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, जो बहुत कम वक्त में बहुत नाम, दौलत, शोहरत कमा लेती है किसी ना किसी के दम पर। और ऐसे लोगों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। जब उनका हश्र होता है तो वो अर्पिता चटर्जी बन जाती हैं। देखिए, इनके पास बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम, वॉशरूम, वार्डरोब, संदूक, बेसन के नीचे लॉकर, सब जगह से पैसे मिल रहे हैं, हर तरफ से पैसे मिल रहे हैं। और ये पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी थी। और उसके बाद जो घोटाले हुए, उस घोटाले का पैसा अर्पिता चटर्जी ने ठिकाने लगाया और एक के बाद एक घर की कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर ये पैसे नहीं मिले। जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए, बेडरूम में पैसे, ड्राइंग रूम में पैसे, वॉशरूम में पैसे, वार्डरोब में पैसे, संदूक में पैसे, बेसिन के नीचे लॉकर। और घर का शायद ही कोई ऐसा जगह होगी जहां पर पैसे ना मिल रहे हों। जरा सोचिए कि ऐसा इन्होंने क्या किया जो इतने पैसे पार्थ चटर्जी के दम पर अर्पिता ने कमाए। और जब हिसाब होगा तो पुश्तों तक से पैसा निकाल लिया जाएगा। क्योंकि इनको आजकल पश्चिम बंगाल में कैश क्वीन के नाम से जाना जाता है। कैश क्वीन का कैश लोग परत दर परत लगातार खुलता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में छापेमारी के दौरान लगातार नोटों की बरसात हो रही है। एक के बाद एक अलग अलग जगह से, अलग अलग ठिकानों से 50 करोड़ रुपए का कैश अब तक जब्त हो चुका है। मगर छापेमारी इन मोहतरमा के घर लगातार चल रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में दीदी के खासम खास मंत्री पर शिक्षा भर्ती घोटाले का गंभीर आरोप लगा, जिसकी जांच ईडी कर रही है। और 6 दिन पहले ईडी के छापेमारी के दौरान 20 करोड़ रुपए इन मोहतरमा के घर से बरामद हुए हैं और ईडी के पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। विपक्ष के हमला लगातार है। एक्शन में दीदी है, पार्थ चटर्जी पर गाज गिर चुकी है, पहले मंत्रिमंडल से, उसके बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। मगर सियासत पश्चिम बंगाल पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और
इन मोहतरमा के घर से पैसा ही पैसा मिल रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि किस तरीके से इन्होंने पैसा कमाया है। दिन अलग अलग लेकिन तस्वीर करीब करीब एक जैसी। दोनों दिन नोटों के पहाड़, दोनों दिन के छापे में मिली अकूत दौलत। रंग बिरंगे नोटों की तस्वीरें कैश लोग की पूरी कहानी बयान करती हैं। इतना कैश लोग सपने में देखते हैं, लेकिन कोलकाता में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट्स पर छापेमारी की तो ईडी के अधिकारियों की आंखें फटी रह गईं। अधिकारियों को छापे में हर तरफ नोट बरसने लगे। अर्पिता के घर से मिले कैश की तस्वीरें तो रियल थी, लेकिन इन तस्वीरों ने रियल लाइफ को भी सुर्खियों में ला दिया। दरअसल इनकम टैक्स के छापे पर कुछ साल पहले एक फिल्म रेड आई थी। फिल्म की कहानी 1981 में लखनऊ में हाई प्रोफाइल छापे पर थी। फिल्म में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जब दीवार तोड़ी तो नोटों की बरसात होने लगी। ये तो बात हुई रियल लाइफ की। अब एक बार फिर रियल लाइफ पर लौटते हैं। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम पिछले एक हफ्ते से देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 22 जुलाई से पहले तक अर्पिता मुखर्जी को देश के गिने चुने लोग जानते थे, लेकिन आज आलम ये है कि अर्पिता के बारे में बच्चा जान गया है। जाने भी क्यों ना, उनकी नई पहचान धन कन्या के तौर पर जो हो रही है। उनके फ्लैट्स पर ईडी के छापे में नोटों की बारिश हो रही है। पिछले 6 दिनों में अर्पिता के 2 फ्लैट्स पर छापेमारी हुई। दूसरे फ्लैट में भी रंग बिरंगे नोट देखकर ईडी के अधिकारी दंग रह गए। ईडी के छापों में जिस तरह से उनके घर में 500 और 2000 के नोटों के बंडल मिल रहे हैं, उन्हें देखकर अर्पिता को कैश क्वीन कहा जा रहा है। ईडी ने अब तक अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करीब 50 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। 27.9 करोड़ कैश मिला है। इनमें 2000 और 500 रुपए के नोटों के बंडल थे। 20-20 लाख और 50-50 लाख के बंडल बनाए गए थे। इसके अलावा 4.31 करोड़ रुपए का सोना और ज्वेलरी बरामद। 1-1 किलो के 3 सोने की ईंट और आधा किलो के 6 कंगन भी शामिल हैं। जुलाई को अर्पिता के फ्लैट पर जब छापे पड़ रहे थे, तब ईडी ने करीब 21 करोड़ कैश और सोना समेत विदेशी करेंसी जब्त की थी। दूसरे फ्लैट में मिले कैश को भी मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा 50 करोड़ के करीब पहुंच गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम छानबीन करने में जुटी है और इसी के तहत लगातार छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी से लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ से अर्पिता मुखर्जी टूट गई हैं और उनका दावा है कि जब कैश उनका नहीं बल्कि पार्थ चटर्जी का है। जानकारी के मुताबिक ईडी के कबूलनामे में अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि बरामद कैश पार्थ चटर्जी का है। पार्थ चटर्जी के आदमी कैश लाकर रखते थे। इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए पार्थ करते थे। घर में इतना कैश होने की बात मुझे पहले पता नहीं थी। पार्थ चटर्जी की करीबी के घर पर छापा पड़ने के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त निशाना बनाया। ममता बनर्जी की चुप्पी पर बीजेपी ने कहा कि मां, माटी और मानुष वाली पार्टी अब मनी कर रही है। जहां पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं,
वहाँ पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत हैं, कोई उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। और नारदा शारदा चिटफंड कोयला और आज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ तक कि टीचर भर्ती जैसी चीज़ों में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। नहीं, देखिए, पहले वो लोग ईडी को सीबीआई को धमका रहे थे, बीजेपी का साजिश बता रहे थे। जब अथाह धन मिल गया है, नोटों की पहाड़ ट्रक में लेके जाना पड़ रहा है, इतना नोट है, तो उसके बाद उनको बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। अब या तो पार्थ चटर्जी से हाथ धोना पड़ता है उनको, उससे बचना चाह रहे हैं। कभी उनकी नेत्री बोलती हैं कि जल्दी सुनवाई करके सजा दे दो, ये तो सीबीआई ईडी कोर्ट करेगा। लेकिन ये जो धन आया उससे उनका थोड़ा सा पार्टी बचना चाह रही है, उनको नेता का परिवार को बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट बदल रहा है। दीदी की सरकार में पार्थ चटर्जी कद्दावर मंत्री रहे। एक वक्त था जब उनका स्थान नंबर 2 पर था, लेकिन शिक्षा भर्ती मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद भद पिट चुकी है। पार्थ चटर्जी मामले में दीदी की किरकिरी होने के बाद ममता बनर्जी एक्शन में आई और पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से हटा दिया। दीदी ने पार्थ चटर्जी से सभी विभाग भी छीन लिए। इसके बाद टीएमसी ने पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकाल दिया। पार्थ चटर्जी को इसका अंदेशा पहले ही हो गया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने ममता बनर्जी को कई बार कॉल किया, लेकिन दीदी ने उनका फोन उठाया ही नहीं। ऐसे में आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी को क्यों गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 2016 में परीक्षा आयोजित की। WBSSC ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एग्जाम लिया। 27 नवंबर 2017 को परिणाम आया। लिस्ट में परीक्षार्थी बबीता सरकार का नाम टॉप 20 में था, लेकिन बाद में WBSSC ने लिस्ट रद्द कर दी। दूसरी सूची आई जिसमें बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया। बबीता से 16 नंबर कम पाने वाली शिक्षा मंत्री की बेटी का नाम सबसे ऊपर था। धांधली का आरोप लगाकर बबीता के पिता हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। मामले में रुपए के लेन देन की जांच के लिए ईडी की एंट्री हुई। ईडी की छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, फ्लैट्स पर छापे मार रही है, नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के पास से 2 डायरियां बरामद हुई हैं। अर्पिता के घर से 2 डायरी बरामद, एक काले रंग की और दूसरी पॉकेट डायरी है। एक डायरी में बैंकों में नकद जमा रुपए का विवरण, दूसरी डायरी में अहम लोगों के नाम, नंबर और रकम दर्ज है। काली डायरी बंगाल सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। काली डायरी में कुल 40 पेज हैं। पॉकेट डायरी में कुल 11 पेज हैं। जब्त डायरी का हर राज ईडी डिकोड करने में जुट गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक दोनों डायरियों से काफी सारे राज खुल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक अर्पिता के फ्लैट्स पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं और उस छापे में बेशुमार दौलत बरामद हो रही है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कैश क्वीन का कैश लोग और कहां तक फैला है और कितनी कोठरी हैं जहां नोट की दीवार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अर्पिता महज एक मोहरा हैं या फिर अर्पिता की तरह पार्थ चटर्जी ने भी और लोगों को मोहरा बना रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। श्रीलंका में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा।
श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई। दुनिया ने यह भी देखा, राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, यह भी पूरी दुनिया ने देखा। श्रीलंका वाला ट्रेंड दुनिया में चलने लगा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीलंका जैसे हालात इराक में भी नजर आ रहे हैं। इराक में जनता ने संसद पर कब्जा कर लिया, संसद के अंदर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। श्रीलंका की तरह ही इराक में गंभीर सियासी संकट अब खड़ा हो गया है। इराक में पिछले साल चुनाव हुए, कोई भी पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर सकी। अभी तक इराक में सरकार नहीं बनी है। इराक की राजनीति में ईरान की घुसपैठ ने इराक की आवाम को और ज्यादा नाराज कर दिया। इराक में चुनाव खत्म हुए 290 दिन हो गए हैं। कोई कैबिनेट नहीं, कोई बजट नहीं, कोई नेतृत्व नहीं। अब ऐसे में इराक की जनता के पास ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं सूझा तो सड़कों पर निकल पड़े। खुद ही सरकार की कमान ना सके तो क्या हुआ? संसद तक नेता नहीं पहुंच पा रहे तो क्या हुआ? देश चलाने के लिए संसद में बैठकें नहीं हो रही तो क्या हुआ? चलो खुद ही संसद चलाते हैं। संसद पहुंचकर खुद ही हंगामा करते हैं। शायद तब नेता जागे। देश कैसे चलेगा? मिलकर कुछ सही फैसला करें। प्रदर्शनकारियों का जत्था निकल पड़ा। देश के सबसे सुरक्षित इलाके में रोकेगा कौन? ग्रीन जोन के चारों तरफ खड़ी की गई सीमेंट की दीवारों को प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। जान की किसे फिक्र है जब सामने देश संकट में दिख रहा है? दीवारों पर लगी कटीली तारों की परवाह किए बिना, वाटर कैनन की तेज धार की परवाह किए बिना प्रदर्शनकारियों ने ग्रीन जोन में धमाकेदार एंट्री की। प्रदर्शनकारियों का हौसला देख सुरक्षा कर्मी भी बैकफुट पर आ गए। प्रदर्शनकारियों को पानी की बोतल देते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बगदाद के उच्च सुरक्षा वाले ग्रीन जोन के सुरक्षा दायरे को तोड़ दिया। खुद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। सरकारी भवनों और राजनयिक मिशनों के घर में प्रवेश किया। इसके बाद अपने देश की मौजूदा राजनीतिक हालात से नाराज प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में संसद भवन पहुंचे। हाथों में इराक का झंडा, अपने पसंदीदा नेता की तस्वीर। संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की। कोई स्पीकर की जगह पर खड़े होकर भाषणबाजी करता नजर आया, कोई टेबल पर चढ़ा नजर आया, कोई टेबल पर लेटा नजर आया तो कोई सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करता दिखा। इराकी संसद पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने ऐसी तस्वीरें श्रीलंका में देखी थी, जब विशाल जनसमूह श्रीलंका की सड़कों पर नजर आया। श्रीलंका का वीवीआई इलाका प्रदर्शनकारियों के कब्जे में नजर आया। राष्ट्रपति के घर में घुसकर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात मचाते नजर आए। श्रीलंका के प्रदर्शन में सारा आक्रोश सत्ता के खिलाफ रहा, राजपक्षे परिवार के खिलाफ रहा। राजपक्षे परिवार के सत्ता से बाहर होते ही श्रीलंका की जनता का गुस्सा कम हुआ। लेकिन इराक की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ सत्ता की कुर्सी कई दिनों से खाली है। यहाँ पिछले साल ही अक्टूबर में चुनाव हुए, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।